चलो बेटा इधर देखो, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ज़्यादा सेक्शन इसमें बेटा नहीं है, 192 से शुरू करेंगे और 206 पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। 192 टू 206 सबके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा एक पीडीएफ भेजा है, देखो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस का। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सर टीडीएस और टीसीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म अगर आप देखो तो ऊपर मैंने लिखा है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टीसीएस का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब ये चैप्टर क्यों आया? लॉ मेकर का कहना यह है कि जब हम आपको पेमेंट करेंगे ना उसी टाइम हम आपसे क्या वसूल कर लेंगे? टैक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी को 10,000 का पेमेंट किया तो जिसको मैंने पेमेंट किया उसके लिए क्या है बेटा? इनकम। अब उस इंसान को उसके ऊपर क्या देना है? टैक्स। ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो पैसा वो खर्च कर दे, वो पैसा वो क्या कर दे बेटा? स्पेंड कर दे, क्या उसके पास कुछ बचेगा टैक्स पे करने को? नहीं ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है बेटा? टैक्स पैसा देने के टाइम में, यानी जब वो अर्न कर रहा है उसी टाइम में उसके पास क्या लगा दो? टैक्स लगा दो। उसी टाइम में उसके ऊपर क्या लगा दो? टैक्स, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान ना हो। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू के सेफगार्ड के लिए क्या करती है वो बेटा? जिस टाइम इनकम आप अर्न करते हो उसी टाइम आपसे क्या लगा देती है? टैक्स। अब ध्यान से, ऐसा टैक्स इंडिया में 3 तरीके का है बेटा। एडवांस टैक्स है, टीडीएस है और टीसीएस है। ये सारे के सारे टैक्स को हम प्रीपेड टैक्स भी बोलते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर में, और याद रखना हमेशा ये जो भी टैक्स मैंने आपको लिखा है टीडीएस है या टीसीएस है, ये ऑलवेज बेटा प्रीवियस ईयर में जाता है, असेसमेंट ईयर में ये नहीं जाता। कब जाता है? प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इतनी बातें पहले क्लियर करो। टीडीएस हो या टीसीएस हो या एडवांस टैक्स हो, कब जाती है? प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में ये नहीं जाती। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से, टीडीएस बेटा तभी कटेगा या टीसीएस तेरा तभी कटेगा जब जो बंदा पैसा रिसीव कर रहा है, जैसे मान लो ए जो है बी को पेमेंट कर रहा है। ए क्या कर रहा है बेटा? बी को पेमेंट कर रहा है। तो बताओ इनकम किसके लिए है? बी के लिए है। बोला अब देखो टीडीएस काटेगा कौन? तो बोला ए जब पेमेंट करेगा ना तो ए को टीडीएस काटना है और ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने आप को सेफगार्ड इस तरीके से कर रही है कि भाई बी से मैं क्यों जाऊं कलेक्ट करने, ये मुझे टैक्स काट के और मुझे दे दे। समझ में आ रहा? तो बी जो है जब ए बी को पेमेंट करेगा तो ए क्या काट लेगा बेटा? इसका टीडीएस, और वो पैसा किसके अकाउंट में डाल देगा? गवर्नमेंट। लेकिन लॉ मेकर क्या बोल रहा है? भाई ए टीडीएस तब काटेगा जब बी के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। बी के हैंड में वो इनकम क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। अगर बी के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को 10,000 रुपए का पेमेंट किया। अब मुझे बताओ क्या बी के हैंड में ये 10,000 टैक्सेबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 2.5 लाख तक तो इनकम ही एग्जम्प्ट होती है, 3 लाख तक तो इनकम ही एग्जम्प्ट होती है, 5 लाख तक तो इनकम ही एग्जम्प्ट होती है। तो पहला फिलॉसफी क्या याद रखना है बेटा? पहला फिलॉसफी ये याद रखना है कि आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल होना चाहिए। बट भाई ये लिमिट याद है नहीं है या भूल गए? भाई 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की स्लैब पता है ना? 2.5 लाख नॉर्मल पर्सन के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 80 से ज्यादा होती है। ऐसे रिएक्शन कर दो, पहली बार मैंने ये बोर्ड पे लिखा ना लायक। 5 लाख की इनकम क्या होती है बेटा? एग्जम्प्ट होती है। 3 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है। 2,50,000 तक की इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? भाई बी के हैंड में जब उसकी इनकम टैक्सेबल होगी तो ही आप टीडीएस काटो, अदरवाइज आप टीडीएस मत काटो। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट याद क्या रखना है कि टीडीएस तभी कटेगा जब रिसीवर के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। टीडीएस तभी कटेगा जब रिसीवर के हैंड में वो इनकम क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। देखिए नोट्स के फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा हुआ है, ग्रुप में जो मैंने नोट्स भेजा था उसका देखो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि टीडीएस तभी कटेगा जब इनकम क्या होगा बेटा? टैक्सेबल होगा। किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब सेकंड पॉइंट समझो। टीडीएस में बेटा 2 लोग होते हैं। टीडीएस में 2 लोग होते हैं, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। एक होता है कौन बेटा? पेयर, और एक होता है पेई। पेयर वो होता है जो पेमेंट करता है,
जो पेमेंट करता है वो क्या कहलाता है बेटा? पेयर। और पेई वो होता है जिसको पेमेंट किया जाता है, या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में बोलो जो पेमेंट रिसीव करता है। जो पेमेंट क्या करता है बेटा? रिसीव करता है, वो पेई कहलाता है। ठीक है, तो पेयर कौन होता है बेटा? जिसने पेमेंट किया है। पेई कौन होता है? जिसने पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है, अच्छा टैक्स कौन काटेगा? तो बोला टीडीएस काटेगा पेयर। टीडीएस कौन काटेगा? पेयर। किसका काटेगा? पेई का। कितना काटेगा वो बाद में बताऊंगा। अरे ये बातें समझ में? दोबारा बोल रहा हूं, टीडीएस काटता कौन है बेटा? पेयर। किसका काटेगा? कितना काटेगा वो बाद में। तो जब भी मैं आपको टीडीएस का कोई भी सेक्शन लूं, मैंने क्या बोला? टीडीएस के सेक्शन कितने हैं? 192 से लेके 206 तक। जब भी मैं कोई सेक्शन पढ़ाऊं टीडीएस का, तो आप मुझसे सबसे पहले 3 सवाल पूछोगे। सर टीडीएस कौन काटेगा? ठीक है, दूसरा किसका काटेगा, और तीसरा कितना काटेगा। तो 3 सवाल क्या हो गए? हु विल डिडक्ट द टीडीएस, हु विल लाइबल टू पे अमाउंट, और तीसरा कितना कटेगा। 3 बातें याद रहेगी। कौन काटेगा, किसका काटेगा, और कितना। तो 3 सवाल क्या पूछोगे? पेयर कौन, पेई कौन, और रेट कितना। याद रहेगा? पेयर कौन, पेई कौन, और रेट कितना। पेयर कौन, पेई कौन, और रेट कितना। बेटा परिणीत सब लिखा हुआ है, पीडीएफ खोलो, एक एक बातें लिखी हुई है। पीडीएफ ओपन करो, सब लिखा हुआ है उसमें, ध्यान सुनो। तो मैंने क्या बोला? पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, और कितना रेट लगेगा। बताओ, पेयर कौन होता है? जो पेमेंट करता है। पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट किया जाता है, और किस रेट से टीडीएस कटेगा। टीडीएस काटेगा कौन? पेयर। किसका काटेगा? पेई का। याद रहेगा? कोई डाउट? अच्छा ध्यान से सुनो। सर जब भी टीडीएस का रेट अप्लाई होगा, अभी मैं आपको यूनिवर्सल रेट बताता हूं कि टीडीएस का नॉर्मली रेट क्या है। ठीक है, लेकिन जब मैं अलग अलग सेक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको अलग अलग टीडीएस के रेट बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए टीडीएस का देखो बेटा नॉर्मल रेट क्या है। टीडीएस 1% से लगता है, 2% से लगता है, 5% से लगता है, 10% से लगता है, और ये बेटा 30% से लगता है। ठीक है, नॉर्मल टीडीएस का रेट यही है। क्या क्या? 1%, 2%, 5%, 10%, 30%। अब हर एक सेक्शन में हम देखेंगे कौन से सेक्शन में 1% है, कौन से में 2% है, कौन से में 5% है। समझ में आया? तो टीडीएस का नॉर्मल रेट क्या है बेटा? 1%, 2%, 5%, 10%, 30%। एक बात बताओ बेटा, जनरली हम क्या बोलते हैं? टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर सरचार्ज, और फिर टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ध्यान से याद रखना, टीडीएस का रेट हमेशा फ्लैट होता है। नो सरचार्ज, नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रहेगा? टीडीएस के ऊपर नो सरचार्ज, नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। 3 केसेस में टीडीएस के ऊपर सरचार्ज भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। नॉर्मल केसेस में टीडीएस के ऊपर ना तो सरचार्ज लगता है, ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब जो मैंने रेट आपको लिखा है 1, 2, 5, 10, 30, इट्स अ फ्लैट रेट। इसके ऊपर ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ना ही क्या लगेगा बेटा? सरचार्ज लगेगा। लेकिन क्या बोला? 3 पेमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। पहला बेटा सैलरी। अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, चाहे सैलरी तुम इंडियन को पे करो या फिरंगी को पे करो, सैलरी तुम इंडियन को पे करो या फिरंगी को पे करो, उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? टीडीएस का रेट फ्लैट है, नो सरचार्ज, नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब 1%, 2%, 5%, 10%, 30% इज द फ्लैट। यहां तक समझा? लेकिन 3 केसेस में सरचार्ज भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। कौन से केसेस है बेटा? पहला केस मैंने क्या लिखा? सैलरी। दूसरा, अगर पेमेंट तुम नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो, किसको कर रहे हो बेटा? पेमेंट तुम नॉन रेजिडेंट को कर रहे हो तो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। और अगर बेटा पेमेंट किसी फॉरेन कंपनी को की जाती है तो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। आ रही है बातें समझ में? चलो दोबारा बोल रहा हूं,
टीडीएस के रेट कितने बोलो? 1%, 2%, 5%, 10%, 30%. इट्स अ फ्लैट. नो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नो सरचार्ज. ठीक है, लेकिन 3 केसेस में क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा. कौन से 3 केसेस? सैलरी का पेमेंट, चाहे इंडियन को हो या फिरंगी को हो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट और फॉरेन कंपनी को पेमेंट. ऑलवेज क्या लगेगा बेटा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और सरचार्ज लगेगा. इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट. सर टीडीएस काटना कब है? टीडीएस कब कटता है? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? टीडीएस कटेगा जिस टाइम तुम पेमेंट कर रहे हो. जिस टाइम तुम पेमेंट कर रहे हो वो वाला डेट लो, और जिस टाइम पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर. क्या बोला मैंने? जिस टाइम तुम पेमेंट कर रहे हो और जिस टाइम पैसा तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर. याद रहेगा क्या बोला मैंने? टीडीएस कब कटेगा? जिस टाइम हम पेमेंट कर रहे हैं और जिस टाइम पैसा अकाउंट में क्रेडिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम क्या कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा. लेकिन कुछ पेमेंट बेटा ऐसा है जिसका टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटता है. याद रहेगा, कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जिसका टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट करता है. कौन से टीडीएस है बाद में एक्सप्लेन करूंगा. इतनी बातें पहले समझ में आई? क्या बोला? टीडीएस कब कटेगा? जब तुम पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा क्या बोला? अमाउंट क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं जहां पे पेमेंट करने के टाइम में ही टीडीएस कटेगा, ये अर्लियर वाला फंडा नहीं रहेगा. याद रहेगा? चलो यहां तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, रिकैप. हमने क्या बोला? टीडीएस तब कटेगा जब अमाउंट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर. मतलब 2,50,000 से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा. टीडीएस में 2 लोग होते हैं, पेयर और पेई. पेयर कौन होता है? जो पेमेंट करता है. और पेई कौन होता है? जो पेमेंट रिसीव करता है. नेक्स्ट पॉइंट. टीडीएस काटेगा कौन? पेयर. किसका काटेगा? पेई का. ठीक है, किस रेट से काटेगा? 1%, 2%, 5%, 10%, 30%. करेक्ट है. अब यहां पे एक चीज ऐड कर रहा हूं. ये वाला रेट तब रहेगा जब तूने पैन नंबर दिया है. क्या दिया है? पैन नंबर. अगर तूने पैन नंबर नहीं दिया है तो ये वाला रेट और 20% विच एवर इज हाइयर. ये वाला रेट और 20% विच एवर इज हाइयर. देखो, पैन नंबर दिया तो ये वाला रेट, नहीं दिया तो 1 और 20 विच एवर इज हाइयर. पैन नंबर दिया तो 2%, नहीं दिया तो 2 और 20 विच एवर इज हाइयर. पैन दिया तो 5%, नहीं दिया तो 5 और 20 विच एवर इज हाइयर. पैन दिया तो 10%, नहीं दिया तो 10 और 20 विच एवर इज हाइयर. यहां पे पैन दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30% घटेगा. आ रही है बातें समझ में? दूसरा बेटा, टीडीएस का रेट क्या होता है? फ्लैट. नो सरचार्ज, नो हेल्थ एंड एजुकेशन से. लेकिन 3 केसेस में. कौन से 3 केसेस? सैलरी, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी. इसमें बेटा सरचार्ज भी लगेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी अप्लाई होगा. यहां तक क्रिस्टल क्लियर बातें समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, टीडीएस का पेमेंट कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और अमाउंट क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर. लेकिन सर्टेन पेमेंट्स, ओनली पेमेंट के टाइम ही क्या कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा. इतनी बातें क्लियर हो गई? पक्का? तो ये बेटा हमारा टीडीएस का इंट्रो खत्म हुआ. ये बातें याद रखनी, ये जो बताया ये कॉमन बातें हैं सारे सेक्शंस के लिए. ठीक है, अब बेटा एक एक सेक्शन के साथ शुरू करते हैं. सबसे पहला सेक्शन है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी. पहला सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 192. एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट डेंजर सेक्शन. किसको डील करता है? टीडीएस ऑन सैलरी. तो आपके एमसीक्यू में अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा बताइए सैलरी का टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा, तो क्या बोलोगे? 192 में सैलरी का टीडीएस कटेगा. 192 में. ठीक है, अब ध्यान से बेटा पूरा फोकस इधर रखना तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा. ये देखो इधर सारे. मान लो एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड. ठीक है, एक्स लिमिटेड छोड़ो, ये जस्ट एग्जांपल है, लॉजिक मत लगाना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है बेटा, विजडम क्लासेस एक नालायक से इंसान को, मिस्टर अमित, विजडम क्लासेस को क्या करती है बेटा? पेमेंट. क्या करती है? पेमेंट. अब देखा जाए मेरा पेमेंट बेटा प्रोफेशनल इनकम है.
मेरा पेमेंट प्रोफेशनल इनकम है, वो सैलरी में नहीं जाएगा, उसका सेक्शन ही अलग होगा। तो विजडम क्लासेस क्या करती है बेटा, मिस्टर अमित को पेमेंट करती है। कितना पेमेंट करती है? 50,000 पर मंथ। ठीक है, तो कितना पेमेंट हुआ बेटा? 6 लाख हुआ। चलिए अब बताइए कौन पे कर रहा है? विजडम क्लासेस। इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर। किसको पे कर रहा है? मिस्टर अमित को। इसको हम क्या बोलेंगे? पेई। ठीक है, अब बताओ पेयर कौन? विजडम क्लासेस। पे करने वाला इंसान कौन? विजडम क्लासेस यानी पेयर। और रिसीव करने वाला इंसान कौन? पेई यानी मिस्टर अमित। ठीक है, मैंने क्या बताया था? कौन टीडीएस काटेगा? पेयर। कौन टीडीएस काटेगा? पेयर। तो विजडम क्लासेस बेटा टीडीएस काटेगा, लेकिन क्या बोला था? टीडीएस तब कटेगा जब रिसीवर के हैंड में पैसा टैक्सेबल हो। अब मुझे बताओ मिस्टर अमित को कितना पेमेंट मिल रहा है? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6 लाख से ज्यादा हो गया, 6 लाख हो गए। अब एक बात बताओ, क्या मिस्टर अमित 60 ईयर से ज्यादा का है? नहीं ना। तो मिस्टर अमित की बेसिक लिमिट क्या होगी? 2,50,000 यानी 2.5 लाख तक मेरी इनकम एग्जम्प्ट। अब ये क्या ये 2.5 लाख से ज्यादा है ना? तो अब इसके ऊपर टीडीएस कटेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? टीडीएस कब कटेगा? जब इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो। नॉर्मली बेटा इनकम की स्लैब कितनी है? 2,50,000। ठीक है, अब ये इनकम 6 लाख है, टीडीएस कटेगा। अब देखो कैसे कटेगा। मुझे बताओ मिस्टर अमित की इनकम कितनी? 6 लाख। बेटा 6 लाख के ऊपर टैक्स निकालो। ठीक है, साहिल अभी जो लिखवा रहा हूं वो स्लैब है। ठीक है, वो फिक्स है, इतना टीडीएस कटेगा, इतना टैक्स कटेगा तो कटेगा। 2,50,000 तो पहले बोलता है कि भाई एग्जम्प्ट, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर जो टैक्स जाता है वो 5% से जाता है। तो कितना हो गया बेटा? 12,500। ध्यान से देखो मेरी टोटल कमाई कितनी? 6 लाख। 6 लाख में से 2.5 लाख तो नील हो गए, कोई टैक्स लगेगा नहीं। आगे के 2.5 लाख पे कितने परसेंट का टैक्स जाएगा? 5%, 12,500। दोनों मिला के मेरी 5 लाख की इनकम टैक्सेबल हो गई। अब बचा कितना बेटा? 6 लाख कमाया है, बचा कितना? 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर जाता है बेटा 20%। ठीक है, कितना आ गया? 20,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा? 32,500। 32,500 आ गया। अब ध्यान सुनना, 32,500 के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जाएगा। क्या जाएगा? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बताना जरा 4% कितना आया? 32,500 का 4%, 1,300 बेटा मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया। टोटल अमाउंट आ गया 33,800 आ गया। तो मुझे बताओ मिस्टर अमित के 6 लाख के कमाई के ऊपर टोटल टैक्स बना कितना? 33,800। इधर देखो बेटा टोटल टैक्स बना कितना? 33,800। ठीक है, ध्यान से सुनो। टीडीएस आपके हर एक मंथ की सैलरी में से कटता है। टीडीएस कैसे कटता है बेटा? हर एक मंथ की सैलरी में। तो जो तूने टैक्स निकाला ना उसको सीधा सीधा 12 से डिवाइड कर दियो। कितने से डिवाइड कर देगा? 12 से। बताओ कितना अमाउंट आया? 33,800 को सीधा सीधा 12 से डिवाइड करो, कितना आया? 2,817। एग्जैक्ट फिगर बता रहा है ना? 2,817। समझ में आ गया? अब क्या होगा मुझे बताओ, विजडम क्लासेस कितना पेमेंट करती है मिस्टर अमित को? 50,000 रुपए पर मंथ। तो विजडम क्या करेगा? 50,000 में से 2,817 माइनस करके बाकी का पेमेंट वो मुझे देगा। कितना आएगा बेटा? 47,183। आई बातें समझ में? हर एक मंथ मेरा पेमेंट कितना आएगा? 47,183 पर मंथ टीडीएस आया मेरा ये, और मेरी सैलरी में से ये कट कर लिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? ऐसे ही बेटा टीडीएस डिडक्ट होता है। समझा? पक्का सबको क्लियर हुआ? बेटा 6 लाख मुझे मिला, 6 लाख में हमारा जो टैक्स का स्लैब रेट है उससे मैंने टैक्स निकाल दिया, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा दिया, इस अमाउंट से मेरा टीडीएस कटेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? साहिल आपको समझा? पक्का ना? ये रेट फिक्स है बेटा, ये अब जब मैं आपको टैक्स रेट का चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो, ऐसा बेटा तब होगा जब मैंने किसी एक जगह से इनकम कमाई है, एक जगह से सैलरी कमाई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। अगर मान लो मिस्टर अमित जो है अभी विजडम क्लासेस से उसको पेमेंट मिलता है बेटा 50,000 पर मंथ। ठीक है, अब सुनो, मिस्टर अमित को एक और क्लासेस से बेटा पेमेंट मिलता है अरियंथ एकेडमी से।
करेक्ट है। अरिहंत एकेडमी से मिस्टर अमित को पेमेंट मिलता है लाख रुपए पर मंथ, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख रुपीस की कमाई हो गई बेटा मिस्टर अमित की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, अब देखना 6 लाख के ऊपर टीडीएस किसने काटा? विजडम ने। कितना आया था टीडीएस बेटा? 2817, करेक्ट ना? इतना ही आया था। अब ध्यान से 12 लाख का पेमेंट कौन कर रहा है मुझे? अरिहंत एकेडमी कर रहा है। 12 लाख का पेमेंट मुझे कौन कर रहा है? अरिहंत एकेडमी। तो पेयर कौन? अरिहंत एकेडमी। पेई कौन? मिस्टर अमित। तो अब मेरा टीडीएस कौन काटेगा? अरिहंत काटेगा। चलो ध्यान से देखना, 12 लाख के ऊपर जब अरिहंत मेरा टीडीएस काटेगा तो कैसे कटेगा बेटा? 2,50,000 मेरा नील, आगे के 2,50,000 के ऊपर 5% यानी 12,500 रुपए, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% दैट इज 1 लाख। ध्यान से देखो बेटा, 2.5 लाख के ऊपर नील, आगे के 2.5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख के ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, ये 5% का रेट है और ये 20% का रेट है। बैलेंस कितना बचा बेटा? 2 लाख, इसके ऊपर यानी कितना? 60,000, इसके ऊपर 30%, कितना बेटा? 60,000। मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया? 1,72,500। टोटल टैक्स कितना आ गया? 1,72,500। अब इसके ऊपर 1,72,500 के ऊपर मुझे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। कितना आया? 6900। तो टोटल अमाउंट बेटा कितना आ गया? 174। ये है ना 1, हाँ 0 कमी तो है, हाँ 1,79,400, 1,79,400। अब अरिहंत डिवाइडेड बाय क्या कर देगा बेटा? 12 पर मंथ जाएगा ना टीडीएस। कितना आएगा बताओ? 14,950। करेक्ट है। इतना टीडीएस मेरा कौन काट लेगा? अरिहंत। करेक्ट है। एक बात मुझे बता बेटा, अरिहंत से मुझे टोटल कितना मिला? 12 लाख। विजडम ने टोटल कितना दिया? 6 लाख। मेरी टोटल कमाई कितनी? 18 लाख। अब एक जादू दिखाता हूं, देखो 18 लाख की मेरी टोटल इनकम। चलो टैक्स निकालो। 2,50,000 नील, आगे के 2,50,000 के ऊपर, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 10 लाख हो गए। बैलेंस कितना बचा? 8 लाख, इसके ऊपर 30%, 2,40,000। कितना आ गया बेटा? 3,52,500। 4% बताओ। 14,100। टोटल टैक्स कितना? 3,66,600। बरोबर है। कौन? 3,66,600। 3,66,600 आ गया बेटा। 3,66,600। अब जरा देखो, और बेटा बताइए जरा, मैंने विजडम को कितना टैक्स दिया था टोटल? विजडम का टोटल टैक्स कितना आया था? एक मिनट, विजडम का टोटल टैक्स कितना आया था बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 12 करना, कितना आया? 2187 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आया? 33,804। ठीक है, 33,804 ये मेरा टैक्स आया। अच्छा, अरिहंत से मेरा टैक्स कितना गया था बेटा? 1,79,400। ऐड करो जरा बेटा, इधर देखने सुनो। 1,79,400 अरिहंत का टैक्स और 33,804 किसका टैक्स? विजडम का। टोटल टैक्स बताओ कितना आया? 213,204 ये आया। एक बात मुझे बता बेटा, मेरे 18 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है? 3,66,600। लेकिन मेरा टैक्स गया कितना? ओनली 2,13,000। ऐसा कैसे? अलग अलग निकाला। वेरी गुड, यही सुनने के लिए मैं खड़ा था इतनी देर से। नालायक। नील हो गया ना, 2,50,000 उधर भी नील हो गया। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सर। इंसान एक 2.5 लाख की बेनिफिट कितनी बार?
2.5 लाख की बेनिफिट कितनी बार भाई? 2 बार। इंसान कितना है? 1। मुझे बताओ पर इनकम के ऊपर 2.5 लाख है या इंसान के ऊपर 2.5 लाख है? इंसान के ऊपर 2.5 लाख है। ओ बेटा मिस्टर अमित को 2.5 लाख मिलेगा ना? हाँ तो वही मिस्टर अमित की इनकम 2 जगह से आ रही है, विजडम से और अरियंत से। तो क्या अरियंत वाले भी 2.5 लाख का स्लैब देंगे मुझे? विजडम वाले भी देंगे? नहीं ना, दोनों मिला के एक ही 2.5 लाख मिलेगा ना। पूरे साल में मेरा 2.5 लाख एग्जम्प्ट होगा ना। मैंने तो 5 लाख एग्जम्प्ट करवा लिए। इसी वजह से बेटा ये हाल हुआ। ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने इसका बाय आउट कैसे निकाला। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मिस्टर अमित तुम्हें विजडम की अपनी इनकम बतानी है अरियंत वालों को। विजडम की इनकम किसको बतानी है? अरियंत वालों को। तो मैंने विजडम अपनी इनकम 6 लाख थी और इसकी इनकम 12 लाख थी। टोटल इनकम कितना? 18 लाख। अरियंत वालों ने 18 लाख के ऊपर टैक्स निकाल दिया। निकाल दिया। अब सुनना क्या होगा। मैंने विजडम को कितना टैक्स पे कर दिया था? 33,804। अरियंत वाले यहां से क्या माइनस कर देंगे? 33,804। बताओ कितना अमाउंट आया? अनिकेत पढ़ रखा है क्या? 332,796 पढ़ रखा है क्या? थोड़ा थोड़ा 332,796 आया? ये पहले हुआ है अपना। पढ़ाया था ना, तभी सोचो नलायक आंसर कैसे फटाफट मिला है। बट वेरी गुड बेटा, इतने दिन के बाद भी तुम्हें ये सारी बातें याद है, अच्छी बात है। 3,32,796 आया। समझा मैंने क्या किया? हमने इनकम बता दी, उसने टैक्स निकाला और पहले वाला जो मैंने टीडीएस पे किया था उसको माइनस कर दिया। अब बैलेंस अमाउंट आ गया। अब इस बैलेंस को वो कितने से डिवाइड करेगा? 12 से। बताओ कितना आया? 27,733। अब बताओ अरियंत की सैलरी कितनी है पर मंथ मेरे लिए? 1 लाख। अब अरियंत क्या करेगा? 1 लाख में से इतना माइनस करेगा हर एक महीना। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो इस पूरे फिलॉसफी का करक्स क्या निकला कि एक एम्प्लॉई अगर मल्टीपल जगह पे काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं 3 जगह पे काम करता हूं, विजडम, अरियंत, जेके साह, 3 जगह पे काम कर रहा हूं, विजडम, अरियंत, जेके साह। जेके साह को साइड करते बेटा, विजडम, अरियंत, V4U। मैं कहां काम कर रहा हूं? विजडम, अरियंत, V4U। 3 जगह पे काम कर रहा हूं। चलो मैं विजडम में भी काम कर रहा हूं, अरियंत में भी काम कर रहा हूं, V4U में भी काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने विजडम की सैलरी किसको बतानी है? अरियंत की। मतलब V4U को मुझे अपनी सारी इनकम बतानी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब हमने पूछा कि सर सिर्फ सैलरी वाली बताऊं या और भी कुछ? बोला सारी। सारी का मतलब होता है और कहां से तू कितने गुल खिला रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो भी बताओ। दूसरा कैपिटल गेन की इनकम है वो भी बताओ। जो भी इनकम है सब बताओ। हमने पूछा सर एक्सपेंस भी बताऊं क्या, लॉसेस बताऊं क्या? बोला ना, उसकी बात नहीं करते बेटा, गलत बात। लॉसेस नहीं बताने हैं, सिर्फ क्या बताने हैं? इनकम। लॉसेस में सिर्फ एक लॉस बतानी है तुझे, वो भी तुझे तेरी मम्मी कसम 2 लाख से ज्यादा मत बताइयो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना? 2 लाख। उससे ज्यादा तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। 2 लाख से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मिलता है क्या? नहीं। तो मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी की लॉस बता दूंगा। एक बात मुझे बताओ बेटा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 192 में क्या करनी है तुझे? सैलरी की डिटेल बतानी है। आपको लगता है मैं बताऊंगा? आज मेरा क्लास में कोई बच्चा पूछे अमित सर रियली में बताओ आप कितना कमाते हो, मैं बताऊंगा? कभी ना बताऊं भाई, कभी ना बताऊं। सिर्फ मेरे मॉम डैड को छोड़कर किसी को पता होगा मैं कितना कमाता हूं? किसी को नहीं पता होगा। यहां तक कृष्णा सर को नहीं पता कितना कमाता हूं मैं। मेरे दोस्त में उनको नहीं पता कि मैं कितना कमाता हूं। कहने का मतलब क्या भाई, एक इंसान अपनी इनकम क्यों दूसरे को डिस्क्लोज करेगा? और तुमने चलो ठीक है मैं गलती से सैलरी वाली इनकम बता भी दूं, बाकी और कहां मैंने क्या क्या कांड कर रखे वो मैं क्यों बताऊं? जो भी सैलरी कमा रखे हैं बेटा वो मैं कहां क्यों बताऊं? मैं बाकी चीजें बता भी दूं। चल मैं सैलरी वाली बता दे, ठीक है, विजडम से मुझे 50,000 मिलता है, अरियंत से 1 लाख मिलता है, V4U से 20,000 मिलता है, ये बता दिया मैंने, इतनी बता दी। लेकिन क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बताऊं क्या तुझे? PGP की इनकम बताऊं? कभी ना बताऊं बेटा, कभी ना बताऊं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो लॉ मेकर ने बोला है कि तुम्हें अपनी इनकम बतानी पड़ेगी, बट प्रैक्टिकली बताओ ऐसा कोई करता नहीं है। ऐसा कोई करता नहीं है। क्यों भाई? आज सब चाहता है कि मेरी इनकम छुप के रहे, किसी को पता ना चले। वो बातें समझ में आ रही? तो लॉ मेकर ने बोल दिया, हमने पढ़ लिया, एग्जाम में यही डिट्टो कॉपी टेप के आ जाएंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसी सिनेरियो नहीं हो पाती बेटा। आई बातें समझ में? चलो इन्होंने क्या क्या बोला? इनकम बताओ और क्या बताओ? लॉसेस में ओनली किसका लॉस?
हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ठीक है सर, 80C से लेके 80U का डिडक्शन बताओ क्या? LIC का प्रीमियम भरा है, ये भरा है, वो भरा है, बताओ क्या? वही बताओ। आपको नहीं लगता कि सर ऐसी चीज अगर मैं बता रहा हूं तो सामने वाले को मेरी कमाई पता चल रही है? दूसरे दिन एक फिरौती का कॉल आएगा, बेटा तेरी कमाई मुझे पता चली है, आजा इतने खोखा पहुंचा दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा ये एक बहुत ही अनजेन्युइन सा टॉपिक हो गया कि आप अपनी इनकम किसको बता रहे हो? दूसरे इंसान को बता रहे हो। ठीक है, अब एक बात बता बेटा, हमने सैलरी चैप्टर पढ़ा, सैलरी में अलाउंसेस पढ़े, परक्विजिट पढ़े। मेरा बॉस मुझे क्या बोल रहा है, अमित मैं जो तुझे अलाउंस दे रहा हूं ना उसका भी टैक्स में भर देता हूं, उसका भी टैक्स में भर देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, सर आपको मैं पागल दिख रहा हूं? एक बात बताओ, अलाउंसेस तो एग्जम्प्ट होती है, परक्विजिट एग्जम्प्ट होती है, काहे का टैक्स? उसके ऊपर काहे का टैक्स? वो तो एग्जम्प्ट है ना, परक्विजिट तो एग्जम्प्ट है ना, तो उसके ऊपर काहे का टैक्स? इसका मतलब क्या है, मेरा एम्प्लॉयर झोल करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि अमित को अलाउंसेस दे रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंस अपने प्रॉफिट में 100 माइनस करेगा, अपनी प्रॉफिट कम करेगा और टैक्स कम भरेगा। डिपार्टमेंट ने बोला बेटा ध्यान से सुन, अलाउंसेस परक्विजिट क्या एग्जम्प्ट है ना, तो उस केस में अगर तूने ऐसा कुछ किया, अलाउंसेस दिखाए या परक्विजिट दिखाए, तो हम उसको डिडक्शन आपको देंगे ही नहीं। तुम के लेना क्या चाहते थे, डिडक्शन ना, बोला नहीं देंगे। समझ में आ? करक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला बेटा 192 का, कि इसमें पेयर कौन होगा, एम्प्लॉयर। कौन होगा पेयर? भाई कौन काट रहा है टीडीएस? एम्प्लॉयर ना। किसका काट रहा है? कितना काटा? स्लैब रेट, याद रहेगा? तो आपसे किसी ने पूछा 192 में, एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, 192 में पेयर कौन, जल्दी बोलो? एम्प्लॉयर। पेई कौन? रेट ऑफ टीडीएस कितना? स्लैब रेट। याद हो गया? मैंने क्या बोला था, जब भी मैं कोई सेक्शन पढ़ाऊं मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछोगे, क्या? पेयर कौन, पेई कौन, रेट ऑफ टीडीएस कितना। याद रहेगा? बताओ, पेयर कौन, पेई कौन, रेट कितना? स्लैब रेट। याद हो गया? पक्का। चलो बताओ, क्या हमें अपनी एक एम्प्लॉयमेंट की सैलरी दूसरे को बतानी है? यस। क्या अदर इनकम की डिटेल बतानी है? यस। क्या लॉसेस बताने हैं? यस। ओनली ऑन सैलरी, वो भी सॉरी ओनली ऑन हाउस प्रॉपर्टी, वो भी कितना? 2 लाख, उससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। क्या मैं डिडक्शंस की डिटेल दूं? यस। समझा? पक्का? कोई डाउट? अच्छा बताओ, 192 किसके ऊपर लगता है? सैलरी के ऊपर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना ये सैलरी है या नहीं। ठीक है? रेस्टोरेंट जाते, ठीक है, वहां पे शो ऑफ के चक्कर में बेटा वेटर को टिप दे के आते, दे के आते टिप। चलो जल्दी से बताओ, क्या वो टिप वेटर के लिए सैलरी है या नहीं है? कितने बच्चे नहीं है? हाथ खड़े करो जरा। 1 2। अभी देखो आवाज बहुत थी, ठीक है, चेहरे बहुत कम दिख रहे हैं। 1 2 3। ये क्या है? 4 लोगों ने बोला है बेटा सर सैलरी है कि नहीं है? नहीं है। 5 लोगों ने, 6 लोगों ने बोला सैलरी नहीं है। बाकी लोग किस में डालूं? नो कमेंट्स में डालूं या नहीं आता? किस में डालूं? सर तो हम आपके ही साथ हैं, आप जो आंसर दोगे ना वही हमारा है। ओ बेटा चलो ठीक है, जिन बच्चों ने भी बोला पहले मैं उनकी भावनाओं को खुश कर दूं। बेटा तेरा आंसर बिल्कुल सही है। वेटर को जो टिप देते हैं वो सैलरी नहीं है। ठीक है, अब भावनाओं को कंट्रोल करके फिर आंसर देना ध्यान से। मान लो बेटा तू एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पे टेबल लगे हुए थे, टेबल के ऊपर एक बॉक्स भी रखा हुआ था छोटा सा, और उस पे लिखा हुआ था टिप पेटी। क्या लिखा था? टिप पेटी। कोई भी टिप डायरेक्टली कस्टमर के पॉकेट में ना डाले या डायरी में ना डाले, टिप कहां दे? उस डब्बे में डाल दे। ठीक है, ऐसा रेस्टोरेंट का रूल था। आज अपना परिणीत भी गया, उसने बेटा उस पेटी में 5000 रुपये डाले। कितने डाले भाई? 5000 रुपये डाले। 100 रुपये की चाय पिया था, 5000 रुपये टिप में दिए। ठीक है, अब एक बात बता बेटा, ऐसा टिप तो बहुत लोगों से मिला होगा। अब पता उस रेस्टोरेंट का रूल क्या है? हर एक संडे को वो सारे बॉक्स ओपन होते हैं। ठीक है, मान लो उस होटल का जो ओनर है ना वो अपना अनिकेत है। ठीक
ठीक है। होटल का जो ओनर है वो कौन है बेटा? अनिकेत है। अनिकेत करता क्या है, संडे को वो सारे टिप के बॉक्स ओपन होते हैं और उसके पैसे को काउंट किया जाता है। तो मान लो बेटा, शांत, मान लो काउंट किया गया, टोटल अमाउंट आया 20,000। कितना आया? अब अनिकेत ने क्या किया, अपने सारे वेटर्स में 20,000 इक्वली बांट दिया। 10 वेटर्स थे, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, हर एक को कितना मिला बेटा? 2,000 रुपए मिले। अब बताओ, अब सैलरी है ना? अब सैलरी है ना? पक्का? शर्म करो नालायक को। एक बात मुझे बता बेटा, मैंने नोज ऐसे पकड़ी और ऐसे पकड़ी, पकड़ क्या रहा हूं? नोज ही ना भाई, पकड़ क्या रहा हूं मैं? नोज ही पकड़ रहा हूं ना बेटा। मैंने टिप डायरेक्ट पॉकेट में डाला और टिप वो पेटी में डाला, पेटी से मैनेजमेंट के हाथ में गया और मैनेजमेंट से हाथ से फिर कहां आया? ये तो बस तूने जरिया चेंज किया ना। इसको सैलरी कैसे बोलूं मैं? सैलरी कब मिलता है? जब एम्प्लॉयर ने कुछ दिया हो। और ये किसने दिया है? बाहर वालों ने दिया है। तो सैलरी, टिप इज नॉट अ सैलरी, अकॉर्डिंगली उसका टीडीएस 192 में नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि टीडीएस ही नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा। कैसे कटेगा, कौन से सेक्शन में कटेगा, वो बातें बाद में। इतनी बातें समझ में आ गई? एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि क्या बेटा टिप के ऊपर टीडीएस जाएगा 192 में, तो क्या बोलोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये सैलरी नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? अब दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा एक केस है हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल का केस लॉ है जिसके ऊपर जजमेंट आ रखा बेटा। केस का नाम है मणिपाल हेल्थ सिस्टम। केस का नाम है बेटा मणिपाल हेल्थ सिस्टम का। ध्यान सुनना, केस क्या था। मान लेते हैं एक हॉस्पिटल है जिसमें अपना अभिषेक जो है ना डॉक्टर है, और बहुत ही फेमस डॉक्टर है बेटा, इसको बहुत लोग जानते हैं। अब जितने भी फेमस डॉक्टर होते हैं ना बेटा, उनकी पैसे की चाह ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली सी बात है, किसी को पैसे बहुत पसंद है भाई। तो अभिषेक का जो जॉब है ना बेटा, वो 11 से लेकर 4 बजे तक का एक हॉस्पिटल में, मान लो मणिपाल हेल्थ सिस्टम में, ये 11 से 4 का नौकरी करता है। और इसने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल ही बना रखे हैं जहाँ पे खुद बैठता है, क्लिनिक वगैरह बना रखा है। ये अपने पेशेंट को देखने के चक्कर में ऑफिस लेट से आता है। कभी 12 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी पांडु कॉल करेगा, सर आ जाओ पेशेंट आया है तब आएगा, उससे पहले वो नहीं आता। ठीक है, इससे बेटा हॉस्पिटल को नुकसान हो रहा है। तो हॉस्पिटल ने एक ऑफर दिया अभिषेक को। क्या ऑफर दिया कि मिस्टर अभिषेक आप एक काम कीजिए, आप अपना क्लिनिक बंद कीजिए, ठीक, और हमारा जो प्रीमाइसेस है ना, आपका हमारे यहाँ पे जॉब कितना है, 11 से 4 है ना। 4 बजे के बाद हम आपको अपने ही हॉस्पिटल में एक रूम अलॉट कर देते हैं। ठीक है, आप 4 बजे के बाद उस रूम में जाके बैठना, अपने सारे पेशेंट को बोल दो कि मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है। ठीक है, 4 बजे के बाद हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आएगा वो आपके ही केबिन में जाएगा, यानी हम उसको नहीं लेंगे अपने हॉस्पिटल के अंदर में, आपके केबिन में जाएगा। आपके ही पेशेंट होंगे, हमारे ही पेशेंट होंगे। जो भी कलेक्शन होगा उसका 80% आपका, 20% हम अपना चार्ज रख लेंगे, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, अभिषेक ने बोला ठीक है डन, मैं एक ही बार यहाँ आ जाऊँगा, सुबह 7 बजे आ जाऊँगा मैं। तो करेक्ट है, ध्यान से। 11 से 4 किसका एम्प्लॉई है? हॉस्पिटल का। 4 बजे के बाद बैठता है सेपरेट रूम में। आप मुझे बताओ, वो 4 बजे के बाद जो इसको 80% मिलता है, क्या वो सैलरी है? सोच के आंसर थे ना। क्यों सर? खुद का पेश है इसलिए। बेटा ध्यान से, 4 बजे तक ही इज अ एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। 4 बजे के बाद इसकी अपनी प्रोफेशनल इनकम, तो 192 में तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं तो पक्का कटेगा। कहाँ कटेगा वो बाद में। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो सिंपल क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला बेटा, 192 में ओनली मुंडू टाइप इंसानों का टीडीएस कटेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुंडू टाइप? सैलरी वाले। अब ये कैसे पता चलेगा मुंडू टाइप है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। समझ में आ रहा? जैसे आप लोग सीएस बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, सीए बन जाओगे, ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जॉब कर लो, दूसरा ऑप्शन मेरी तरह नालायक बन जाओ, और तीसरा ऑप्शन प्रैक्टिस ओपन कर लो। तो अगर तुम जॉब कर रहा है तो यू आर ए मुंडू टाइप, ठीक है, और अगर तुमने प्रैक्टिस चूज किया है या फिर टीचिंग में आया तो नॉन मुंडू टाइप। तो सिर्फ सीए वाली इनकम जो सैलरी वाली होगी बस वो टैक्सेबल होगा, बाकी और कोई नहीं। याद रहेगा? बताइए क्या 192 अच्छे से समझ में आया? टीडीएस ऑन सैलरी पक्का।
मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, 100% बेटा एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है। 192 समझा या नहीं? अच्छे से क्लियर हुआ? टीडीएस ऑन सैलरी। चलिए इसी के साथ हमारा छोटा सेक्शन बेटा 192 खत्म। अब बेटा नेक्स्ट सेक्शन देखिए 192A है। 192A ध्यान से, सेक्शन 192A बताना हेडिंग क्या लिखा हुआ है? टीडीएस ऑन पीएफ। टीडीएस ऑन पीएफ। पीएफ समझते हो ना? सारे बच्चों को पता होगा, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अच्छा बताओ प्रोविडेंट फंड कौन देता है? एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉय नहीं कटवाता? कटवाता है ना। प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में एम्प्लॉयर भी दे रहा है और एम्प्लॉय भी दे रहा है। प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में एम्प्लॉयर भी दे रहा है और एम्प्लॉय भी दे रहा है। समझ में आ रहा? समझो जरा बेटा, ये मेरा पीएफ का अकाउंट, समझना। चलो ध्यान से देखो, ये टाटा कंपनी, ठीक है, और ये बेटा अपना अनिकेत टाटा का एम्प्लॉय, ठीक है। तो टाटा जो है अनिकेत के सैलरी का पीएफ भी कहां डाल रही है? पीएफ अकाउंट में। अनिकेत अपना डाल। सर आपने बोला प्रोफेशनल इनकम, जैसे आप बट यू आर वर्किंग अंडर समवन, वो आपका सैलरी काउंट होगा? नहीं, हाँ वर्किंग अंडर समवन अगर मैं उसके गाइडेंस को फॉलो करता हूं। जैसे विजडम ने मुझे अपॉइंट किया क्या पढ़ाने के लिए? लॉ एंड टैक्स। क्या वो मुझे बताते हैं कैसे पढ़ाना है? मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दूसरा एग्जांपल, आपके घर में काम वाली बाई आती है। अब वो काम वाली मैडम जो आती हैं वो क्या करेंगी? आप जैसा बोलोगे वैसा ही। आपके अगेंस्ट आगे कुछ करेगी? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे क्लासेस को साफ सफाई करने के लिए वो आंटी आती है, उनको अगर हम बोलेंगे आज आंटी एसी साफ कर देना, क्या बोलेंगी? नहीं खुद कर लो। ऐसा होगा क्या? नहीं ना भाई। वो हम बताएंगे जैसा वैसा करेगी ना, तो वो हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाली एम्प्लॉय। समझ में आ रहा? चलो ध्यान से, अनिकेत को क्या मिल रहा है? अनिकेत टाटा का एम्प्लॉय है। अब टाटा भी पीएफ दे रही है और अनिकेत भी। किसका बेटा? सैलरी का। ध्यान से समझना, मान लो अनिकेत की सैलरी है बेटा 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो पीएफ का रूल क्या है कि 12% ये डालेगा और 12% ये डालेगा। एक बात मुझे बता बेटा, अनिकेत जो अपने सैलरी का 12% डाल रहा है, अनिकेत के लिए एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस ना। इसके लिए तो ये 12% क्या हो गया बेटा? खर्चा हो गया। इसके लिए 12% क्या हो गया? खर्चा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, टाटा जो 12% अनिकेत को दे रही है अपने पॉकेट से, वो अनिकेत के लिए इनकम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या हम इसकी बात करेंगे? तो हम यहां पे इसकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे। इतनी बातें क्लियर हो गई? एम्प्लॉय जो अपना पीएफ दे रहा है हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक सबको समझा? अच्छा, एम्प्लॉयर 12% दे रहा है, ठीक है। अब समझो, हमारा सैलरी चैप्टर क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर 12% तक तुझे पीएफ दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। 12% तक पीएफ दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। अब बताओ, अपने वाले एग्जांपल में टाटा कंपनी अनिकेत को कितना पीएफ दे रही है? सैलरी का 12%, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट। सैलरी का 12% क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। लेकिन ध्यान से बेटा इधर देख रहे हो, सैलरी का 12% क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। लेकिन अगर मान लो टाटा कंपनी अनिकेत को 14% दे रही है, तो 2% क्या होगा? टैक्सेबल। 2% क्या होगा? टैक्सेबल। ठीक है, देखो मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। जो कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर दे रही है, और अगर 12% से ज्यादा दे रही है तो 2% क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें पीएफ दे रहा है 12%, तो क्या टीडीएस कटेगा? क्या टीडीएस कटेगा? नहीं सर, 12% तक तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है ना, तो क्यों काटूं टीडीएस? टीडीएस कब कटेगा? जब 12% से ज्यादा मिला। 12% से ज्यादा मिला। इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा बताओ, 192A में टैक्स काटने वाला इंसान कौन होगा? एम्प्लॉयर। यानी मुझे बताओ, पेयर कौन होगा? एम्प्लॉयर। और पेई कौन होगा? एम्प्लॉय। यानी अपने वाले एग्जांपल में पेयर कौन होगा? टाटा, और पेई कौन होगा? अनिकेत। करेक्ट है? अच्छा, टीडीएस कौन से रेट से कटेगा? तो रेट है बेटा 10%। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ, 192A का पेयर कौन? एम्प्लॉयर। पेई कौन? एम्प्लॉय। रेट कितना? 10%। ठीक है,
लेकिन अगर मुझे 12% तक की पीएफ मिल रहा है तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि 192A में पीएफ के ऊपर टीडीएस तब कटेगा जब तेरा अमाउंट टैक्सेबल हो। तेरा अमाउंट क्या हो? टैक्सेबल हो। क्या मेरा 12% तक अमाउंट टैक्सेबल है? नहीं ना, वो तो एग्जम्प्टेड है। तो मान लेते हैं बेटा अनिकेत की सैलरी मान लेते हैं पूरे साल की है 12 लाख, ठीक है। 12 लाख का 12% 1,44,000। अगर अनिकेत को पीएफ ओनली 1,44,000 मिल रहा है तो टैक्सेबल है क्या? नहीं। टैक्सेबल है क्या? नहीं, क्योंकि 12% तक तो एग्जम्प्ट है। चलो अनिकेत को पीएफ मिला बेटा 150, कितना मिला? बनता कितना है? 144 मिला कितना? कितना ज्यादा मिला? 6,000। बताओ क्या ये टैक्सेबल है? यस सर। तो देखो लॉ मेकर क्या बोलता है। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय के हैंड में पीएफ टैक्सेबल है और वो अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा। टैक्सेबल अमाउंट कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? समझ में आया? चलो अब पूरा एक एग्जांपल ध्यान से सुनना बेटा। मान लो अनिकेत की टोटल सैलरी 14 लाख पर मंथ। पीएफ गया क्या होगा? अनिकेत को पीएफ मिला है 16% से। निकालो जरा 14 लाख का 16% कितना आया? 2,24,000 2,24,000। चलो इसका 12% निकालो बेटा। 26,880 बराबर। क्या? 26,880 880 880 सेंटेंस में बोलो ना। लाख 2 लाख 68,880। एक मिनट 68 अरे क्या कर रहा है? 20,880। 26,880 वो तो फिर ये 14 लाख का 16% इतना कैसे आया? 14 लाख का 12% निकाल। 14 पहले 14 का 16% निकालो, कितना आया? 2,24,000। अच्छा भी 14 लाख का 12%। अब 14 लाख का 12% 1,68,000 आया। अब ये बेटा क्या है? और नलाइको गांजे वाजे की बात करते हो क्लास में। इधर देखो 1,68,000। मुझे बताओ ये टैक्सेबल है क्या? ये 12% तक तो एग्जम्प्ट होता है ना। डिफरेंस बताओ कितना आया? 56,000। है ना? हां टैक्सेबल है। 56,000 आया। क्या अमाउंट 50,000 से ज्यादा है? यस सर। टीडीएस कटेगा। यार आ रही है बातें समझ में? पक्का? हाँ। तो हमने सिंपल क्या पढ़ा बेटा कि सर अगर पीएफ का अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन टैक्सेबल होने के बाद क्या चेक करना है कि आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। याद रहेगा? तो देखो 192A को सम अप करते हैं। क्या पढ़ा हमने? टीडीएस ऑन पीएफ। कौन काटेगा? किसका काटेगा? पेयर कौन? पेई कौन? रेट कितना? 10%। कब टीडीएस कटेगा? जब अमाउंट टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल अमाउंट कितने से ज्यादा होना चाहिए तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। कोई दिक्कत? कितने सेक्शंस हो गए? 2 सेक्शन। कौन कौन से? 192 और 192A। ठीक है, चलिए 192 का सीरीज बेटा खत्म। अब आते हैं 193 के ऊपर। आ रही है बातें समझ में बेटा? चलो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन नंबर 193। ठीक है, अब एक बात मुझे बता, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेयर कौन होगा? जल्दी बताओ। एनी पर्सन। पेई कौन होगा? रेजिडेंशियल पर्सन। एनी रेजिडेंट पर्सन। वो बातें समझ में आ रही है? यस सर। पेयर कोई भी हो सकता है और पेई रेजिडेंट पर्सन होगा। ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस कितना होगा? 10%। यानी अगर आपको सिक्योरिटी के ऊपर क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट। तोड़ दो ना, लाइट फोड़ दो। अगर मोबाइल गिराना तुमने, बोतल गिरा, अच्छा पीछे मोबाइल भी है ना, लाइट गिरा, चार्जर वगैरह सब तोड़ दोगे तुम।
देखो रेट ऑफ टीडीएस कितना है बेटा 10%। तो पेयर कौन, एनी पर्सन, पेई कौन, रेजिडेंट पर्सन, रेट कितना बेटा 10%। कितनी बातें समझ में आ गई। अब सुनना, हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें से कौन सी वाली सिक्योरिटी लेंगे हम, ओनली बॉन्ड और डिबेंचर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना। शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड। समझ में आ रहा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है भाई, सुन, सिक्योरिटी के ऊपर तुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, वो तेरे लिए क्या है, इनकम, उसके ऊपर मैं क्या काटूंगा, टीडीएस। लेकिन ध्यान से बेटा, अगर तूने इंटरेस्ट पे किया है, किसको, इसके एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक्सेप्शन, अगर तुमने इंटरेस्ट क्या किया है बेटा, पेड किया है, किसको, एलआईसी को, किसको पे किया है बेटा, एलआईसी को, जीआईसी को और अदर इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेटा शांत, और डीमैट सिक्योरिटी। सुनने पे ध्यान दो, पेमेंट किसको किया बेटा, एलआईसी, जीआईसी और अदर, ठीक है। अब जरा हमारी इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम देखो, क्या बोला, एलआईसी फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, अच्छा मुझे बताओ, हमने बोला जीआईसी, जीआईसी का मतलब जनरल, मतलब जो एलआईसी में नहीं आया वो सब किधर आ जाएगा, जीआईसी में, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस किधर आ जाएगा, जीआईसी में। आप क्या बोल रहे हो, अदर इंश्योरेंस, तो सब आ गए इसमें। अब इसमें क्या डालूं, लिखने वाले को भी नहीं पता होगा मैं क्या डालूं और मैंने क्या लिखा है, लॉ मेकर को भी नहीं पता होगा कि हमने लिखा तो लिखा क्या है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं। हमेशा मैंने जब भी एलआईसी का कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो वहां लिखा होता है एलआईसी, जीआईसी और एनी अदर। भाई बता तो दे एनी अदर में क्या डालूं, कभी इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया करो। एनी अदर में लिखूं तो क्या लिखूं, क्या डालूं मैं। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डीमैट सिक्योरिटी, इनके ऊपर बेटा क्या नहीं जाता है, टीडीएस नहीं जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट यहां तक, पक्का। चलो अब ध्यान से सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो किस में है, ध्यान से सुनना, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड में है, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 वाला है, ठीक है। तो आपको टीडीएस तब लगेगा जब आपका अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगा। इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है बेटा, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 में इन्वेस्टमेंट किया आपने, उससे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10,000 से ज्यादा, तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। याद रहेगा। तो देखो सिंपल सेक्शन सम अप करते हैं। हमने क्या बोला, 193 किसके ऊपर टीडीएस, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेयर कौन, पेई कौन, रेट कितना, कौन से इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डीमैट सिक्योरिटी, करेक्ट है। अच्छा, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड होगा तो 10% से, सॉरी 10,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। अब इस चैप्टर का कुछ दर्द समझ में आ रहा, हर एक सेक्शन की अपनी ही कहानी है, हर एक सेक्शन की अपनी ही कहानी है बेटा। ये चैप्टर सबसे डेंजर लगता है बच्चों को याद करने के लिए, क्यों, हर एक सेक्शन में पेयर अलग, हर एक सेक्शन में पेई अलग, और साथ में साथ बेटा रेट ऑफ टैक्स अलग। और दिक्कत पता है कब आती है, अभी यहां पे मैंने क्या बोला, अमाउंट 10,000 से ज्यादा, कुछ सेक्शन है अमाउंट नॉट लेस देन 10,000, फिर कुछ में नॉट मोर देन 10,000। और नलायक क्या लिख रहे हो तुम, एक जैसा फ्रैक्शन रखो ना। पता नहीं कौन से मुहूर्त से तुम पंडित से, कौन सा पंडित तुम्हारा ये सगुन निकालता है, ये आज तक मुझे नहीं समझा। कहीं पे लेस देन, कहीं पे मोर देन, पता नहीं मोर देन लिखने में हालत खराब हो जाएगी इनकी। भाई सब जगह तुम एक्सीड लिख रहे हो, बच्चों को इजी होगा, और बच्चों को क्या इंडस्ट्री में इजी होगा सबको लर्न करने के लिए। सब जगह पे क्या लिखा है, मोर देन 10,000, मोर देन 15,000, तो सिर्फ क्या होगा भाई, सब जगह मोर कॉमन हो गया, पढ़ना क्या है सिर्फ 10 और 15। अभी दिक्कत क्या होती है, कहीं पे मोर, कहीं पे लेस, कहीं पे इक्वल टू और लेस, इतने सारे नाटक कर रखे पूरे टीडीएस में। आ रही है बातें समझ में। 193। अब देखो ये सेक्शन किसका था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब एक नया सेक्शन, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अब एक नया सेक्शन क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अभी क्या पढ़ा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब क्या पढ़ेंगे,
टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। ये समझ में आ गया? बताओ कितने सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए? 3। कौन कौन से? 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A टीडीएस ऑन प्रोविडेंट फंड, 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी ना ऑन सिक्योरिटी। अब आ जाओ बेटा 194A। अच्छा बेटा उससे पहले एक सेक्शन तो पढ़ ले। 194 क्या था? टीडीएस ऑन डिविडेंड, याद आ रहा? टीडीएस ऑन डिविडेंड। तो 194 पहले पढ़ लेते बेटा, टीडीएस ऑन डिविडेंड। ये बहुत ही सिंपल है बेटा। टीडीएस ऑन डिविडेंड, पेयर कौन? जल्दी बताओ। पेयर कौन? कंपनी। पेई कौन? शेयर होल्डर। ठीक है। रेट कितना? 10%। रेट कितना? 10%। याद आ रहा? हमने डिविडेंड, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा था? पेयर कौन? पेई कौन? और रेट कितना? 1 रुपए का डिविडेंड मिले, 5 रुपए का मिले, 10 रुपए का मिले, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। आ रही बात है समझ में? अब ध्यान से बेटा सुनो, एक लिमिट है यहां पे। लॉ मेकर ने क्या बोला कि 194 में टीडीएस तब कटेगा जब तेरा डिविडेंड अमाउंट 5000 से ज्यादा होगा। 5000 से कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक मिनट, 194 समझ में आ रहा? हमने क्या बोला कि सर 5000 से ज्यादा होगा तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 5000 या 5000 से कम होगा तो 194 में तुम्हारा टीडीएस नहीं कटेगा। किसके ऊपर बेटा? डिविडेंड के ऊपर। याद रहेगा पक्का? तो देखो हमने क्या लिखा, 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। पेयर कौन? कंपनी। पेई कौन? शेयर होल्डर। लेकिन याद रखना यहां पर रेजिडेंट शेयर होल्डर है। क्या है? रेजिडेंट शेयर होल्डर। रेट कितना? 10%। कितना टीडीएस कब कटेगा? जब 5000 से ज्यादा होगा तो कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। कितने सेक्शन पढ़ लिए? 4। कौन कौन से जल्दी बताओ? 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A टीडीएस ऑन एक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्लियर है? 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। अब पढ़ेंगे बेटा 194A। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन नंबर 194A। ये पता है किसको डील करता है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अब ध्यान सुनो बेटा, यहां पे पता है पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। ठीक है। और रेट कितना होगा बेटा? 10%। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या बोला? पेयर कौन? पेई कौन? और रेट कितना? 10%। अब यहां पे एक दर्द समझो, ध्यान सुनना बेटा। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए तेरे पास 10 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये एमसीक्यू में फुल फॉर्म पूछ लेता है बेटा। क्या बोला मैंने? 10 का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। क्लियर है? सुनो, पेयर कौन? एनी पर्सन। पेई कौन? एनी पर्सन। सुनो एक दर्द सुनो बेटा, प्रॉब्लम क्या है? मान लो अभिषेक छोड़ो, कृष्णा सर का एग्जांपल लेते हैं। कृष्णा सर ठीक है, मैरिड है। अब अगर मान लो कृष्णा सर अपनी स्पाउस को पैसे देते हैं। अब स्पाउस पैसे का पैसा बनाती है। कैसे? आपने आजू वालों को, बाजू वालों को, सबको लोन पे पैसा दिया और उससे क्या कमाती है? इंटरेस्ट। समझ में आ गया? एक बात बताओ, एक आम इंसान अपने आजू बाजू वालों को लोन दे रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा? सामने वाला। जैसे मान लो कृष्णा सर की वाइफ ने किसी मिस्टर सी को लोन दिया, ठीक है, तो मिस्टर सी क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। टीडीएस कौन काटेगा? मिस्टर सी। क्या वो काट पाएगा? नहीं। क्या उसके पास 10 नंबर होगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो पता है यहां पे अब क्या लिखा लॉ में करने? सर इंडिविजुअल एंड HUF टीडीएस तब काटेगा जब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। क्या होगा? ऑडिट होगा। याद रहेगा? इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेयर कब बनेगा? जब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होगा तो आप नहीं बन सकते।
आ रही बात है समझ में? कोई डाउट? तो देखो पेयर एनी पर्सन, अब ब्रैकेट में क्या याद रखना है, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेयर तब होगा जब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा बेटा, ऑडिट होगा। समझ में आया नहीं आया? पक्का? चलिए रेट कितना होगा, 10%। अब बेटा ध्यान से, इंटरेस्ट तभी कटेगा टीडीएस के ऊपर, सॉरी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तभी कटेगा टीडीएस जब इंटरेस्ट 5000 से क्या होगा बेटा, ज्यादा। 5000 से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और ये 5000 पर पर्सन है। मान लो किसान सर की स्पाउस ने 5 लोगों को लोन दिया, ठीक है, मिस्टर ए बी सी डी ई। ए से मिला ओनली 2000 का इंटरेस्ट, नहीं टीडीएस नहीं कटेगा। बी से मिला 6000, टीडीएस कटेगा पूरे 6000 के ऊपर। फिर ये मत बोल देना 5000 एग्जम्प्ट, समझा? जितने भी याद रखना, टीडीएस में जितना भी स्लैब है ना वो टैक्सेबल की बात करता है, इतने तक टैक्सेबल नहीं है, उसके बाद फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। याद रहेगा? पक्का? अब ध्यान से, सर मान लो आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है। अगर तुमने बैंक में पैसा डाला है और बैंक आपको इंटरेस्ट पे करती है तो उसके लिए बेटा लिमिट कितना है, 40,000। लिमिट कितना है बेटा, 40,000। 40,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट कितना है बेटा, 50,000। अमाउंट कितना है, 50,000। सीनियर सिटीजन होगा तो अमाउंट कितना है बेटा, 50,000। अब एक बात सुनना बेटा, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लो अभिषेक का मुंबई में टोटल 11 बैंक्स में अकाउंट है। कितने बैंक में बेटा, 11। और ये 11 एक ही बैंक के डिफरेंट ब्रांचेज हैं। HDFC बैंक में इसका अकाउंट है, अब मलाड के में भी है, नाला सुपारा में भी है, वसई में भी है, विरार में भी है, धानु में भी है, बोईसर में भी है, बोरीवली में भी है, सब जगह पे इसने अकाउंट ओपन करवा रखे। लेकिन सारे ब्रांच किसके हैं बेटा, HDFC के। एक बात मुझे बताओ, HDFC का सारा ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होगा? इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, CBS। ठीक है, पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुमने CBS मेंटेन कर रखा है, क्या मेंटेन कर रखा है, कोर बैंकिंग सिस्टम मेंटेन कर रखा है, तो ये 40,000 या 50,000 की मैंने लिमिट बोली ना, सारे बैंक को मिला के, समझा? लेकिन मान लो अभिषेक का अकाउंट एक्सिस में अलग, HDFC में अलग, ICI में अलग, अलग अलग बैंक में है, तो 40,000 एग्रीगेट नहीं होगा, 40,000 पर बैंक। याद रहेगा? तो सिंपल याद क्या रखना है, अगर बैंक CBS मेंटेन करती है तो एग्रीगेट कर देंगे इंटरेस्ट को, और CBS मेंटेन नहीं करती है तो पर बैंक कितना बेटा, 40,000। अब देखो यहां पे 3 लिमिट हो गई। इंडिविजुअल के लिए 5,000, बैंक नॉर्मल पर्सन 40,000 और सीनियर सिटीजन 50,000। CBS मेंटेन करती है तो सारे इंटरेस्ट को एग्रीगेट, CBS मेंटेन नहीं करती है तो पर बैंक। और 5,000 का लिमिट कितना है बेटा, पर पर्सन। याद हो गया? 194A। 194A किसके डील करता है, बोलो? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। पेयर कौन, एनी पर्सन। लेकिन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेयर तब बनेगा जब अमाउंट टैक्सेबल, सॉरी जब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। करेक्ट है? पेई कौन, एनी पर्सन। रेट कितना, 10%। टीडीएस कब कटेगा, जब पर पर्सन से तुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5,000 से ज्यादा। करेक्ट है? बैंक में 40,000, सीनियर सिटीजन में 50,000। बैंक CBS मेंटेन करती है तो 40,000 एग्रीगेट, और अगर CBS मेंटेन नहीं कर रही है तो पर बैंक 40 और 50। सिंपल है सेक्शन? पक्का याद हो गया बेटा? ये जो टैन बोला है वो एवरी जो भी टीडीएस काटेगा सबको टैन लेना पड़ेगा, बिना टैन के तुम टीडीएस काट ही नहीं सकते। समझ में आ गया? चलो रिपीट करो, कितने सेक्शंस पढ़ लिए? 192 टीडीएस ऑन, 193 टीडीएस, सॉरी 192A टीडीएस ऑन प्रोविडेंट फंड, 193 TDS on interest other than security, sorry TDS on interest on security, 194 TDS on dividend, 194A TDS on interest other than security। क्लियर है? पक्का? अब आते बेटा 194A के बाद 2 सेक्शन इसके और है बेटा, 194B और 194BB। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बेटा, ध्यान से देखो। 194B 194BB याद करने का बहुत सिंपल तरीका, B फॉर बड़े लोग, B फॉर बहुत बड़े लोग। समझ में आ रहा है?
बी फॉर बड़े लोग और डबल बी फॉर बहुत बड़े लोग। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं ना बेटा वो पैसा कहाँ डालते हैं? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, और जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो बेटा पैसा कहाँ डालते हैं? हॉर्स रेस में। ठीक है, वो पैसा कहाँ डालते हैं बेटा? हॉर्स रेस में। लेकिन दोनों का बेटा पता है टीडीएस कब कटेगा? दोनों में। अब मुझे बताओ पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। रेट पता है कितना होगा? 30%। रेट कितना होगा? 30%। रेट कितना होगा बेटा? 30%। पता है टीडीएस कब कटेगा? जब तुम्हारा विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। विनिंग अमाउंट क्या है बेटा? 10,000 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है बेटा? विनिंग अमाउंट कितना है? 10,000 से ज्यादा। दोनों सेक्शन का बेटा सेम है। अब आपको नहीं लगता क्यों भाई अलग अलग सेक्शन बना दिए? क्यों ऐसा बाइफर्केशन करना था? बड़े लोग, बहुत बड़े लोग। आ रही है बातें समझ में? नहीं, 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। मान लो अभिषेक ने हॉर्स से पैसा डाला, 5,000 रुपए जीते, टीडीएस कटेगा? मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर होगा वो 5,000 इसको पूरा देगा। अब उसके ऊपर क्या अभिषेक टैक्स नहीं भरेगा? भरेगा भाई। टीडीएस नहीं कटने का मतलब है तू जाके भर, और टीडीएस कटने का मतलब क्या है? तेरा कट चुका है। समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारा कट चुका है बेटा, अब रहने दो इसको, अब तुम्हें दोबारा नहीं देना। वो बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? टीडीएस नहीं कटने का मतलब है तुझे जाके गवर्नमेंट को देना होगा, और टीडीएस कटने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को पैसा पहुंच चुका है। वो बातें समझ में आ रही? अब एक बात बताओ, महिमा क्या पूछ रही? सर एक छोटा सा डाउट, बहुत ही छोटा सा डाउट। सर मान लो मैंने पैसा डाला, एक बात सुनो, पैसा मान लो महिमा गई बेटा क्या खेलने के लिए? केबीसी। अब बताओ केबीसी किस में आएगा? 194 बी में या डबल बी में? बी में। बी में आएगा। केबीसी में महिमा ने जीते बेटा 7 करोड़। 7 करोड़ जीत गए। अब बेटा हुआ क्या? एक ध्यान से सुनो पहले, हुआ क्या? अमिताभ जी के पास 7 करोड़ का चेक नहीं था। ठीक है, तो ध्यान सुनो, अमिताभ ने क्या बोला? बेटा एक काम कर, ये फरारी कार ले जा। ठीक है, फरारी कार दिया, और बेटा 3 करोड़ का चेक दिया। क्या दिया? फरारी कार दिया और 3 करोड़ का चेक दिया। एक बात मुझे बता बेटा, क्या ये 3 करोड़ 10,000 से ज्यादा है? काट लिया बेटा 3 करोड़ का कितना? 30%, 90 लाख कट गया इसका, और 2 करोड़ 10 लाख इसको मिला। सवाल है कि सर जो हमने कैश दिया या चेक दिया उसके ऊपर तो टीडीएस काट लिया, इसका कैसे काटूं? वैल्यू निकालो उसका, फिर को, या फिर टायर खोल लूं या इंजन ही खोल दूं? क्या करूं बेटा? इसका टीडीएस कैसे काटूं? तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? बेटा महिमा अगर तुझे ये फरारी कार चाहिए तो फरारी कार के ऊपर तुझे पहले टैक्स भरना पड़ेगा, तो ही फरारी कार मैं रिलीज करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फरारी कार का क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। ज्यादा टैक्स नहीं बेटा, जितने की कार उसका 100 गुना, सॉरी उसका 100, मतलब 2 टाइम्स। मतलब 10 करोड़ की कार है 20 करोड़, 1 करोड़ की कार है तो 2 करोड़। कार के ऊपर जितनी बेटा इंपोर्टेड कार है ना उसके ऊपर 100% से लेके 300% तक का टैक्स लगता है। समझ में आ रहा? जितनी भी इंपोर्टेड कार होती है उसके ऊपर 100% से लेके 300% तक का बेटा क्या लगता है? टैक्स लगता है। कस्टम इंपोर्ट होके आ रही है ना, तो इसके ऊपर क्या लग जाता है? कस्टम ड्यूटी। आपको पता है सचिन जी को फरारी कार मिली थी, गिफ्ट में मिला था ना, टैक्स पे किया था उन्होंने, टैक्स पे करके फिर उनको मिला था। बहुत भारी पड़ा, बहुत ज़्यादा। ऐसे गिफ्ट को तो दूर से ही प्रणाम। और कोई अगर मुझे बोले ना फरारी कार गिफ्ट, मैं सीधा बोलूँगा फरारी कार गिफ्ट तो दे ही रहा है, साथ में एक पेट्रोल का 2-3 टैंकर ही भिजवा दिए, पेट्रोल के 3-4 टैंकर भी। मुंबई के लिए फरारी कार कहाँ से भाई? ये इतनी बातें समझ में आ रही है? फरारी कार को जो है ना एक बार लेके चलते हैं बेटा, पता है कहाँ? बिहार, यूपी। बेटा जाएगी 4 व्हील्स पे, आएगी विदाउट व्हील्स। लद्दाख लेके जाओ फरारी कार को, लद्दाख लेके जाओ, पता ही नहीं चलेगा फरारी थी या कौन सी थी, हैरियर बन के आई है। वो बातें बेटा समझ में आ गई? अरे सिंपल समझ में आया? तो हमने सिंपल क्या बोला? 194 बी में बड़े लोग टीडीएस कब कटेगा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। कितना रेट है बेटा? 30%। एक मिनट, 194 डबल बी कौन है बेटा? बहुत बड़े लोग, हॉर्स रेस। बहुत बड़े लोग हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं। ठीक है, 10,000 से ज्यादा होगा तो क्या कटेगा बेटा? टीडीएस। दोनों का रेट कितना है?
30%। दोनों का रेट कितना है बेटा? 30%। चलो पहले यहां तक रिकैप करो, कौन कौन से सेक्शन पर है? 192 टीडीएस ऑन सैलरी, 192A टीडीएस ऑन प्रोविडेंट फंड, 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, 194B TDS on lottery betting gambling etc, 194BB TDS on horse race। याद हो गया यहां तक? पक्का अच्छे से रट्टा हो गया? आज के लिए बस इतना ही बेटा। सर 194 में अगर नॉन रेजिडेंट रहेगा तो इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए